भाग 20 चाणक्य प्रतिज्ञा। मगध राज्य में नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में भव्य दान पर्व का आयोजन किया था। शक्तिशाली घनानंद के पास एक विशाल सेना, जिसमें 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हस्ती सेना थी। इसी विशाल सेना के बल पर वह अजय माना जाता था। परंतु घनानंद अच्छा राजा नहीं था। वह अत्यंत घमंडी, क्रूर एवं व्यभिचारी शासक था। प्रजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उक्त दानोत्सव के उपलक्ष्य में महाराज ने समस्त कर्मचारी ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। नालंदा विश्वविद्यालय के उपकुलपति आचार्य धर्मरक्षित भी अपने शिष्यों सहित आयोजन में सम्मिलित होने के लिए पधारे थे। गंगा तट पर स्नान करते समय आचार्य और शिष्यों की मुलाकात अनायास ही तक्षशिला से आए छात्र विष्णुगुप्त से होती है, जो मकर संक्रांति के पूर्व पर नंद राजा के द्वारा आयोजित दान पर्व में आचार्य पद की उपाधि से सम्मानित होने के लिए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में आया हुआ था। शीतकाल में भी आराम से स्नान करते हुए विष्णुगुप्त को देखकर आचार्य धर्मरक्षित ध्यानाकर्षित हो अनायास ही कह उठते हैं, व्रज का बना है इसका शरीर, यहाँ का तो नहीं दिखाई देता। आचार्य की जिज्ञासु व्रति ने उसका परिचय जानने को विवश किया, तो पूछने पर उसने गंभीरता से कहा, मैं तक्षशिला शिष्य विष्णुगुप्त नालंदा के उपकुलपति के निमंत्रण पर अपने युद्ध शास्त्र की मान्यता प्राप्त करने आया हूँ। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गंगा तट से सभी अतिथि गृह की ओर जाते हुए तत्कालीन राज्य के परिस्थिति पर चर्चा करने लगते हैं। पाटलिपुत्र में राजकीय कर्मचारियों एवं सिपाहियों ने किस प्रकार आतंक फैला रखा है। नंद राजा के अति लोभी और अहंकारी प्रवृत्ति ने प्रजा को कितना असंतुष्ट और कष्टदायक स्थिति में डाल दिया है। इन्हीं विचारों के मंथन के चलते बातचीत करते हुए सभी आगे बढ़ रहे हैं। मगध नरेश नंद और उसके पुत्रों के वैभव विलास ने राज्य में कैसी परिस्थिति उपस्थित की है, इसका संकेत देते हुए विष्णुगुप्त कहते हैं, इन दिनों मगध का राजमार्ग सुरक्षित नहीं है। राजमार्ग पर दस्युओं और आततियों का आतंक बढ़ गया है। वाराणसी से जल मार्ग ग्रहण करना पड़ रहा है। विष्णुगुप्त की इस बात की पुष्टि आचार्य रक्षित यह कहते हुए करते हैं कि नंद के पुत्र की उच्छृंखलता बढ़ती जा रही है और बढ़ता जा रहा है मगध का स्वर्ण प्राप्ति का मोह। करों की वसूली में जो कड़ाई बढ़ती जा रही है, वह कहीं ना कहीं अत्याचार और अनाचार की सीमा पार कर गई है। प्रजा त्रस्त है। धर्म रक्षित को विष्णुगुप्त में भावी आचार्यत्व के गुण परिलक्षित होते हैं, क्योंकि उसके विचार उच्च थे और वह निडर भी था। अगले ही दिन राजसभा में जब अन्य ब्राह्मणों के साथ विष्णुगुप्त को पश्चात स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की जाती है, तो वह निडरता से कह उठता है, महाराज के शौर्य और प्रताप से समस्त आर्यव्रत भयभीत और आतंकित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के निमंत्रण पर मैं नालंदा विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त करने आया हूँ। मुझे स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। नंद राजा कारण जानने की इच्छा व्यक्त करता है। तब विष्णुगुप्त कहता है, कारण जानने का आग्रह ना करे महाराज। सत्य कभी कभी बड़ा अप्रिय और कठोर होता है। विष्णुगुप्त के विलक्षण साहस पर चकित नंदराज कठोरता से हठपूर्वक कारण जानने का आग्रह करते हैं, तो वह कटु मगर सत्य प्रजा की पीड़ा को निर्भयता पूर्वक व्यक्त करने लगता है। महाराज, प्रजा का उत्पीड़न करके बलात् छीना हुआ धन दूषित और कलुषित है। इस धन का छोटा सा भाग ब्राह्मणों को दान करके आप अपने पापों से मुक्त ना हो सकेंगे। ऐसा कहकर विष्णुगुप्त ने अपनी आधुनिक सुधारवादी विचारधारा से समस्त सभासदों को चकित कर दिया। घमंडी नंद राजा उसकी सुधारवादी प्रगतिशील आक्षेप पूर्ण विचारों को सहन न कर सका और उसने अपने दरबार में विष्णुगुप्त का घोर अपमान किया।
तभी अपमानित विष्णुगुप्त ने क्रोधित होकर अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह नंद वंश का नाश नहीं कर देगा तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेगा। यह प्रतिज्ञा विष्णुगुप्त के जीवन का लक्ष्य बन गई। नालंदा में रुके हुए विष्णुगुप्त को अपनी प्रतिज्ञा पालन का मजबूत आधार चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में मिल गया। कथा सरित सागर नामक ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त राजा घनानंद और उसकी दासी पत्नी मुरा का पुत्र था। अपनी मां के नाम मुरा, जो शूद्र जाति से संबंधित थे, के कारण ही वह मौर्य कहलाया। शूद्र जाति की स्त्री से उत्पन्न इस पुत्र को राजा स्वीकार न करता था, मगर बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश में चंद्रगुप्त को नंद राजा के पुत्र होने की बजाय मौर्य गणराज्य के शाक्य वंश से संबोधित बताया गया है। कहते हैं, जब मौर्य गणराज्य को मगध शासक ने अपने अधीन कर लिया और चंद्रगुप्त के पिता को मार दिया, तो उस समय चंद्रगुप्त की मां, जो गर्भवती थी, अपनी जान बचाकर भाग गई और पाटलिपुत्र में छिपकर रहने लगी। चंद्रगुप्त के उत्पन्न होने पर उसकी सुरक्षा के लिए उसने नवजात चंद्रगुप्त को एक ग्वाले को सौंप दिया। उस ग्वाले ने बालक चंद्रगुप्त को एक शिकारी को भेज दिया। शिकारी के यहाँ चंद्रगुप्त बाल्यकाल में पशु चराने का कार्य करने लगा। वह जंगल में अक्सर ग्वालों को इकट्ठा करके राजा और अधिकारियों का खेल खेला करता था। ऐसे ही एक दिन वह राजा के रूप में एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर न्याय कर रहा था। अपराधी और कर्मचारी उससे नीचे खड़े थे कि तभी नंद राजा की सभा से अपमानित विष्णुगुप्त उधर आ गया और जिज्ञासावश उन बच्चों के खेल को देखने लगा। वह राजा बने चंद्रगुप्त के पीछे पीछे चलता हुआ शिकारी के घर तक पहुंच गया। उसने शिकारी को कुछ कार्षापण मौर्यकालीन ताम्र मुद्रा देकर खरीद ली। चंद्रगुप्त चाहे शूद्र कुल का था या क्षत्रिय वंश का, इस विवाद में ना पड़ते हुए यह तो सच है कि वह आर्थिक रूप से संपन्न नहीं वरन हीन था। धन का लोभी नंद राजा उसे किसी भी तरह से पसंद ना करता था, ना ही चंद्रगुप्त नंद राजा को। खैर, बालक चंद्र की विलक्षण शासकीय क्रीड़ा को विष्णुगुप्त की अद्भुत पैनी नजर ने पहचान लिया था। वह मन ही मन चंद्रगुप्त की सहायता से अपनी योजना नंद राजा के समूल विनाश एवं एक छत्र भारत राष्ट्र का निर्माण को फलीभूत करने के लिए तत्पर हो गया। शीघ्र ही उसने अपने शास्त्रों और शास्त्रों के कुशल ज्ञान से चंद्रगुप्त को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। चंद्रगुप्त ने उसे सहर्ष अपना गुरु मान लिया। गुरु को योग्य शिष्य और शिष्य को सक्षम गुरु मिल गया। सचमुच गुरु और शिष्य का यह मिलन अद्भुत और ऐतिहासिक भी था। घनानंद ने तदंतर गुरु और शिष्य को पकड़ने के लिए सैनिकों को आदेश दिया है। ऐसा जानकर विष्णुगुप्त अपनी बुद्धि और शक्ति पर विश्वास कर चंद्रगुप्त से कहने लगता है, नंद, विष्णुगुप्त की बुद्धि और क्षमता को जानता ही नहीं है। हम लोग तो संध्या के घिरते हुए अंधकार में स्थल मार्ग से प्रस्थान कर जाएंगे। दोनों योजनानुसार छद्मवेश में पाटलिपुत्र को छोड़ जाते हैं। मार्ग में अश्व पर बैठे बैठे विष्णुगुप्त आत्मविलोचन करता है। मैं पाटलिपुत्र मान्यता प्राप्त करने गया था और मुझे वहां मिला घोर अपमान और लांछन, लेकिन मेरे पास था ही क्या? बौद्धिक रूप से पिरोए हुए युद्ध विधियों के कुछ सिद्धांत। मेरा समस्त ज्ञान अपूर्ण था। अपूर्ण ज्ञान का मोह और उससे उत्पन्न दंभ, यही तो मेरी समस्त जमा पूंजी थी। विष्णुगुप्त की यह स्वगौतती उसके चरित्र की महानता की प्रतीक है। वह प्रत्यक्ष अपने चिंतन एवं आध्यात्मिक विचारधारा को भी चंद्रगुप्त से कहने लगता है। मैंने अपनी बात तुमसे नहीं कही थी, लेकिन यह मोह, यह दंभ, यह मान अपमान, यह सब तो एक छलावा है। अपितु जीवन एक अनंत यात्रा है और यह सब इस यात्रा की बाधाएं हैं। इनका परित्याग करना ही पड़ेगा। दूसरों पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा स्वयं पर विजय पाना आवश्यक है। छद्मवेश में बचते बचाते गुरु शिष्य ज्ञान की नगरी तक्षशिला पहुंच जाते हैं। अगले ही दिन विष्णुगुप्त अपने गुरु तक्षशिला आचार्य
शौवाल से मिलकर मगध में हुए अपमान और तिरस्कार का वर्णन करता है। इस पर आचार्य अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, जो कुछ हुआ वही अपेक्षित था। विष्णुगुप्त बोले, लेकिन मेरे अहम पर भयानक प्रहार हुआ है। आचार्य ने कहा, नहीं आचार्य विष्णुगुप्त, प्रहार तुम्हारे अहम पर भयानक नहीं हुआ है, प्रहार तुम्हारे दंभ पर हुआ है। मैं स्वीकार करता हूं, दंभ अहम का अनिवार्य भाग है, इसीलिए तुम्हें अपने अहम का परित्याग करना इष्ट होगा। शैवाल के इस कथन पर विष्णुगुप्त मौन रह गया। शैवाल ने आगे भी कहा, नियंता ने तुम्हें अपूर्ण प्रतिभा से युक्त किया है, तो क्यों ना तुम मान अपमान से ऊपर उठकर अपनी प्रतिभा का विकास करो। विष्णुगुप्त प्रति उत्तर में कहता है, मान अपमान से ऊपर उठ सकना संभव नहीं आचार्य। आप देख रहे हैं ना, मेरी यह खोली हुई शिखा, यह उसी दिन बंधेगी जिस दिन मैं नंद वंश का समूचा विनाश कर लूंगा। फिर उसने आचार्य के चरण छुए और आगे कहा, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा, क्योंकि जीवन एक लंबी यात्रा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही रहकर गुरु अपने शिष्य चंद्रगुप्त को सिर्फ शास्त्रता विद्या में ही नहीं, राजनीति शास्त्र में भी निपुण बनाकर एक कुशल एवं पराक्रमी राज्यकर्ता के रूप में तैयार करने के लिए तालीम देने लगता है। अपने इस अभियान में आगे बढ़ने से पूर्व उसने पाटलिपुत्र और उसके आसपास के प्रदेशों एवं प्रदेशवासियों का भली भांति अध्ययन एवं अभ्यास कर लिया था, ताकि किस मार्ग से आगे बढ़ा जाए। उन्होंने प्रारंभ में सीमावर्ती प्रदेशों को जीतने का निर्णय लिया। पंजाब में उन दिनों सिकंदर के सेनापति फिलिप के उत्तराधिकारियों में पंजाब की गद्दी को लेकर संघर्ष हो रहा था। इस अवस्था का लाभ उठाते हुए उन्होंने पंजाब को आसानी से 322 ईस्वी पूर्व में जीत लिया। सिंध नदी के आसपास के क्षेत्रों को भी अपने अधिकार में करके महान सफलता हासिल कर ली। संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस से पता चलता है कि तत्पश्चात चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना सहित मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। चाणक्य चंद्रगुप्त मथुरा से होते हुए यमुना नदी के दक्षिण तट की ओर से आगे बढ़कर गरिमा ध्वज की अध्यक्षता में प्रयोग होते हुए मगध की ओर बढ़े। चंद्रगुप्त का इस युद्ध में राजा पोरस, शक, यवन, बहललीक जातियों के अलावा कश्मीर, सिंधु तथा मल्य आदि राज्यों के शासक भी साथ दे रहे थे। चंद्रगुप्त की बढ़ी हुई सैन्य शक्ति ने मगध के सैन्य टुकड़ी को बुरी तरह से खदेड़ दिया, परंतु इससे चंद्रगुप्त की सेना का भी हनन हुआ। अंततः उसने गरिमा ध्वज की सहायता से प्रयाग पहुंचकर अपनी सेना को पुनर्गठन करना प्रारंभ कर दिया। उधर चाणक्य ने छद्म वेश में पाटलिपुत्र में रहकर अपने गुप्तचरों और महल के दास दासियों की सहायता से भीतर ही भीतर नंद की शक्ति क्षीणा करना प्रारंभ कर दिया। चाणक्य चंचरिक नामक ज्योतिषाचार्य के नाम से प्रसिद्ध होकर अपनी ज्योतिष कला से मानव मन की कमजोरियों का लाभ उठाकर नंद के परिवार को आंतरिक रूप से कमजोर करने में सफल रहा। इस संदर्भ में उसकी सहायता नंद के राजमहल की दासी विथिका ने की। भांडा फूटने के डर से चाणक्य ने काम समाप्त होते ही छद्म वेशी चंचरिक को अदृश्य कर दिया और विथिका को साथ लेकर पाटलिपुत्र से भागने में सफल। मगध राज्य का महान कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ एवं विद्वान महामंत्री राक्षस भी नंद राजा और मगध राजा को अशुण रखने के लिए प्रतिबद्ध था, मगर वह इस समय बीमार पड़ गया। अंततः शक्टार नामक एक शक्तिशाली ब्राह्मण मगध साम्राज्य की संरक्षक के रूप में उभरा। इधर विलक्षण चाणक्य ने अब मगध पर आक्रमण करने के उचित अवसर को जानकर चंद्रगुप्त को आदेश दिया कि वह आक्रमण करे। शक्तचर ने नंद राजा से चंद्रगुप्त के आक्रमण की विशद चर्चा की। घमंडी घनानंद अब तक महल के आंतरिक एवं बाह्य कारणों से टूट चुका था। हताश राजा उस पर शक्टार के उकसाने पर आक्रोश में भरकर बोला, तुमने मुझे तब सचेत किया है जब बहुत विलंब हो चुका है, लेकिन तुमने मुझे सचेत कर दिया है। तुम्हारा आभार, वह सफल ना हो सकेगा। घनानंद स्वयं उसका सामना करेगा। अब तुम जाओ,
नंद राजा के नेतृत्व में मगध सेना में नवीन प्राण संचार हुआ और चंद्रगुप्त की सेना टूटने लगी। चाणक्य के समक्ष अब नई चुनौती थी, नीति शास्त्र के प्रेरणता। चाणक्य ने मानव की अर्थ संबंधी कमजोरी का लाभ उठाकर नंद के सैन्य बल में फूट पड़वा दी। नंद की पराजय हो गई। मगध पर उसके पुत्र चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। ऐसे जानकार देसी रानी मुरा प्रसन्नता वश चाणक्य के कदमों में गिर पड़ी। इस प्रकार अंततः वीर पराक्रमी तथा महत्वाकांक्षी चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक महापंडित के संयुक्त प्रयासों से नंद शासक से उसके अशुण साम्राज्य को छीन लिया गया। चंद्रगुप्त ने अपनी माता के नाम मुरा से मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। पहली बार भारत में राजनैतिक एकता स्थापित हुई। मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य ने अपनी चक्रवर्ती क्षेत्र की धारणा को साकार रूप दिया। इस क्षेत्र में उसके अनुसार उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा हिमालय से लेकर समुद्र हिंद महासागर तक 1000 योजन का भूभाग सम्मिलित था। पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक उनका परचम लहराता था। मानव मन में प्रति हिंसात्मक वृत्ति का समग्र परिणाम थी उसकी प्रतिज्ञा। इसी वृत्ति से प्रेरित चाणक्य ने कठिन प्रतिज्ञा वश समूचे नंद वंश का विनाश कर दिया और उसके प्रतिफल स्वरूप भारत को एक सशक्त शासक एवं शासन व्यवस्था भी प्रदान की। स्त्रियों और बच्चों के रुदन ने भी चाणक्य पर सवार शैतान को डिगने न दिया, परंतु बाद में चाणक्य अपनी कुटी में आकर बेहोश हो गया। 2 दिन तक दासी विदिका की सेवा शुश्रूष से स्वस्थ हो गया। महामंत्री राक्षस के कहने पर उसने शक्तार को रचनात्मक चिंतन प्रक्रिया स्वरूप अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और कामसूत्र नामक विश्वविख्यात ग्रंथों की रचना कर तत्कालीन प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों में योगदान दिया और लंबे समय तक भावी मौर्य सम्राटों का मार्ग दर्शन किया। स्पष्ट है कि तत्कालीन राजाओं के समय में ब्राह्मणों का अपना अलग महत्व और वर्चस्व था। वह पूजनीय थे और राजाओं की बेलगाम प्रवृत्तियों को रोकने की असीम प्रतिभा एवं क्षमता रखते थे। नंद के लोभ और दंभ को समाप्त करने में अपने महान जीवन संघर्ष में स्वाभिमानी, संकल्पशील, दूरदर्शी और अप्रीतम कूटनीतिज्ञ विष्णुगुप्त ने एक सहृदय व्यक्तित्व को भी जीवंत कर बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किया। अंततः वह विरुक्त भाव से मोक्ष की प्राप्ति हेतु भारतीय संस्कृति के 4 महान पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के सिद्धांतों को भावी समाज के लिए अमर कर गया। भाग 21।